हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 6, किशोरावस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं प्यारे बच्चों कि हमारे जीवन में या हमारे जीवन काल में प्रत्येक एज पर, प्रत्येक उम्र में एक अवस्था होती है। उस अवस्था में ही एक पार्ट होता है किशोरावस्था, जो कि जैसे ही हम 7वीं क्लास में जाते हैं तो हमारी किशोरावस्था मतलब 13 से प्रारंभ हो जाती है। 12-13 से हमारी किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है और ये 16-17 तक अपनी चलती है। इस किशोरावस्था की उम्र में हमारी शरीर के अंदर, हमारी इस बॉडी के अंदर क्या क्या मूलभूत परिवर्तन होते हैं, आज उन सभी के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और जागरूक होंगे। क्योंकि अब हम भी 7वीं में जा चुके हैं। अब जब हम 7वीं में जा ही चुके हैं तो परिवर्तन तो हमें भी आएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में ही किशोरावस्था में कुछ परिवर्तन होते हैं और कुछ गुण या हार्मोन परिवर्तन होते हैं जिनके कारण अपने शरीर के अंदर काफी सारे परिवर्तन आते हैं। चलिए करते हैं प्रारंभ और सीखते हैं, जानते हैं और अवेयर होते हैं कि हमारे इस शरीर में किशोरावस्था में क्या क्या मूलभूत परिवर्तन आते हैं। जैसा कि नाम ही पता है, किशोरावस्था, वृद्धि। हमारी किशोरावस्था ही में तो वृद्धि होती है अपने शरीर के अंदर और काफी चीजों में परिवर्तन भी आता है। चलिए करते हैं। पादप की यात्रा सामान्यतः बीज के अंकुरण से प्रारंभ होती है। जो पादप होता है, जो पेड़ होता है, वो बीज से बनना प्रारंभ होता है। उचित पोषण से बीज नवोद्भिद बन जाता है। माने अगर उसे सही पोषण मिला तो वो नवोद्भिद माने एक पौधा बन जाता है, फिर तरुण पादप में विकसित हो जाता है। यह यात्रा कुछ विशिष्ट परिवर्तनों द्वारा चिन्हित होती है, जिसमें कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे उसकी ऊंचाई, वृद्धि, अधिक पत्तियां एवं फूलों, फलों एवं नए बीजों का विकास। इन बीजों से नए पौधों का उगना, इनकी संभावना न के बराबर है। इसकी संभावना न के बराबर है कि नवोद्भिद में अंकुरण के तत्काल बाद ही बीज की उत्पत्ति करने की क्षमता विकसित हो जाती है। नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि कोई भी पौधा जो बनेगा उसे काफी समय लगेगा एक दूसरा बीज बनाने में। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होने के लिए उसे बड़ा और परिपक्व होना आवश्यक है। बड़ा होना आवश्यक है और परिपक्व होना आवश्यक है। इसी प्रकार जंतुओं को भी जनन करने से पूर्व बड़ा और परिपक्व होने की आवश्यकता है। ठीक है ना। देखो, कहने का मतलब यह है, आपको समझाना चाह रहा है ये लाइनें कि जैसे एक बीज को सही पोषण मिल जाए तो वह अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद यदि उसे सही एनवायरनमेंट मिल जाए तो वृद्धि करने लगता है। और एनवायरनमेंट के साथ साथ यदि उसे न्यूट्रिशन और जो आवश्यक चीज है वो भी मिल जाए तो एक पादप बनेगा। और पादप बनने के बाद में वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में परिपक्व होगा, फिर उसके पुष्प आएगा, फिर पुष्प आने के बाद में फल बनेगा और फल में रहेगा बीज। उसी प्रकार से जब एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में जाता है, फिर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में प्रकृति डिसाइड करती है कि इसको जिंदा रखना है या मारना है। मतलब जो व्यक्ति जन्म लेगा, अगर वो उस प्रकृति के हिसाब से है तो वह जीवित रहेगा। अगर उस प्रकृति के चाल चलन ढाल और एनवायरनमेंट में यदि ढल जाता है तो वह जीवित रहेगा। अन्यथा यदि प्रकृति को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा या प्रकृति उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। ठीक है।
अब जन्म भी ले लिया, जन्म लेने के बाद ये थोड़ी है कि जन्म लेने के बाद ऐसे ही छोड़ देना, माँ उसको दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर खाना खाना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। तो खाना खाने के बाद में 6 साल का जैसे ही होता है उसको विद्यालय में बिठाते हैं। विद्यालय में बिठाने के बाद धीरे धीरे वो 12-13 साल का होता है तो उसमें लैंगिक परिवर्तन आते हैं, लैंगिक हार्मोन में परिवर्तन आता है, उनकी बॉडी में परिवर्तन आता है, उनकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनते हैं, और जब हार्मोन बनेंगे तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी आएंगे, ठीक है ना। अब ये जो एज होती है ये थोड़ी है कि हमारी जो 14 से या 13 से 18 साल की जो एज है उनके अंदर हम बच्चे पैदा करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। ये एज अपने शरीर को अच्छा करने के लिए, परिपक्व बनने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, साथ ही साथ हमारी शिक्षा में ध्यान देने के लिए बहुत अच्छी उम्र होती है, एज होती है, पीरियड होता है ये। अगर इस एज में किसी बच्चे की शादी कर दी जाए तो क्या वो परिपक्व रहेगा? एक तो बौद्धिक क्षमता से भी परिपक्व नहीं रहेगा और एक शारीरिक क्षमता से भी परिपक्व नहीं रहेगा। अगर एक लड़की की शादी कर दी जाती थी, कम उम्र में बाल विवाह कर दिया जाता था, तो ऐसी कंडीशन में या तो वह एक बच्चे को जन्म देते टाइम उसकी डेथ हो जाती थी, या फिर उसके जो बच्चे हैं उनको वो सही से संभाल नहीं पाती थी, या फिर परिपक्व नहीं थी। तो इसीलिए उनमें काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन नहीं हुआ और दिमाग उनका उन बच्चों के लिए एक्सेप्ट नहीं करता। पहले के ज़माने में काफ़ी सारी माताएं जो बहनें हैं कम उम्र में शादी के होने के कारण डिलीवरी के टाइम उनकी डेथ कर जाती है। तो ये चैप्टर यही सिखा रहा है कि इस उम्र में हमें पढ़ना है, इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जो हमें स्वच्छता के बारे में थोड़ा जानना है उनसे भी हमें बचे रहना, उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को सही बनाए रखना है। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों को समझाई हैं, फिर भी कोई नहीं। किशोरावस्था में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ जंतु अंडे देते हैं, जैसे कुछ जंतु हो गए अंडे देते हैं और जिन्हें सहने से बच्चे निकलते हैं, जिन्हें सहने से क्या निकलते हैं? बच्चे, ठीक है। मनुष्य शिशुओं को जन्म देते हैं, मानी मनुष्य बच्चे को ही जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। दोनों ही परिस्थितियों में क्रमिक वृद्धि समय के साथ विकसित होती है, समय के साथ क्या होती है? विकसित होती है। अब ये किशोरावस्था के अंदर बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, हार्मोन्स में चेंज होते रहते हैं। दिखा नहीं? आप देखो ये दे रखा, हार्मोन्स में परिवर्तन होंगे, वृद्धि होंगे, ठीक है ना, चेंजेज होएगा। साइबर सुरक्षा भी रहेगी, मानसिक धर्म भी इसी एज के अंदर लड़कियों के अंदर स्टार्ट हो जाता है, 12 से 13 साल की उम्र के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य की जीवन यात्रा को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शेषवावस्था मान छोटी उम्र में, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क अवस्था और लास्ट में वृद्धावस्था। प्रत्येक व्यक्ति इन अवस्थाओं का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास गति की दर के अनुसार करता है। हर व्यक्ति में प्रत्येक अवस्था की अवधि अलग अलग हो सकती है। शेषवावस्था से वयस्क अवस्था तक हमारे शरीर में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु तक अधिकांश परिवर्तन लंबाई और भार से संबंधित होते हैं। इसके पश्चात अन्य स्पष्ट परिवर्तन होने आरंभ हो जाते हैं, जो किशोरावस्था के आरंभ होने को इंगित करते हैं। यह द्रुत वृद्धि विकास की अवधि, जो विशिष्ट रूप से 10 से 19 वर्ष की अवधि होती है,
10 से 19 वर्ष की अवधि होती है। इस अवस्था के दौरान शरीर वयस्क होने के लिए तैयार होने लगता है। अधिकांश जीवों की भांति मानव शिशु भी जन्म के तत्काल बाद जनन नहीं कर सकते हैं। जनन करने में सक्षम होने के लिए मानव शिशु के शरीर की वृद्धि कर परिपक्व अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। मनुष्य जैसे जैसे वृद्धि और विकास करते हैं, वे महत्वपूर्ण शारीरिक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, जनन करने की क्षमता अर्जित करते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन अत्यंत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जबकि अन्य आंतरिक रूप से होते हैं और ये दृष्टिगोचर नहीं होते। इस अध्याय में आप किशोरावस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका महत्व समझेंगे, यह सीखेंगे कि इस अवस्था का दायित्व निर्वहन आप कैसे करेंगे। आयु के साथ वृद्धि। किशोर वय के वर्ष। ग्रीष्म अवकाश के दौरान वेंकटेश अपने नाना नानी के घर गया। जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया, तब उसकी 12 वर्षीय ममेरी बहन देवयानी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ती हुई आई। अरे वाह वेंकटेश, आपके चेहरे पर तो हल्की हल्की मूछें आ गई। फिर वेंकटेश बोलता है, हाँ 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 भाई हाँ, तुम भी लंबी हो गई हो देवयानी। अरे आपकी आवाज भी बदल गई है। आवाज भी क्या हो चुकी है? बदल गई है। आइए वेंकटेश और देवयानी के मध्य हुई इस रुचिकर परिचर्चा को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक पात्र और कुछ कागज की पर्चियां लीजिए। उस परिवर्तनों को पर्ची पर लिखिए जो आप कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों में देख सकते हैं। ये लंबाई, बल व्यवहार अथवा किसी अन्य पहलू से संबंधित हो सकते हैं। पर्चियों पर विद्यार्थी अपने नाम लिखें। पर्चियों को मोड़कर पात्र में रखें। पर्चियों को मोड़कर क्या करें? पात्र में रखें। कक्षा के सभी विद्यार्थियों से प्राप्त पर्चियों को मिला दीजिए और एक एक करके उन्हें खोलिए। पर्चियों के ऊपर लिखी जानकारियों के आधार पर कक्षा में विद्यार्थियों में से इन परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। पर्चियों पर लिखे अनुसार विद्यार्थियों में सामान्यतः दृष्टिगोचर परिवर्तन कौन कौन से थे, इन्हें तालिकाबंद 6.1 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े मानी वृद्धि या बड़े होने के दौरान होने वाले सर्वाधिक सामान्य परिवर्तन। तो देखो, एक तो लंबाई या कद में वृद्धि होती है, भार और बल में भी वृद्धि होती है, स्वरूप में भी बदलाव आता है, मूछें वगैरह आने लग जाती है। ठीक है, चलिए, क्या आपने भी अपने इनमें से कुछ परिवर्तनों का अनुभव किया है? यदि हाँ, तो इसका कारण यह है कि आप भी क्रमिक रूप से इस अवस्था में पहुंच रहे हैं। यह अवस्था लगभग 10 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक रह सकती है। यह प्राय बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के मध्य विकास की अवस्था है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तालिका 6.1 में विश्लेषण करने पर आप संभवतः निम्नलिखित परिवर्तनों को देखे होंगे।
कौन कौन से परिवर्तन? लंबाई या कद में बढ़ना। जन्म के साथ ही हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहता है, जिसमें लंबाई या कद का बढ़ना सम्मिलित है। तथापि किशोरावस्था के दौरान लंबाई में वृद्धि अधिक स्पष्टतः दिखाई देती है। शरीर की संरचना में परिवर्तन, भार और बल में वृद्धि। लड़कों में वृद्धि के समय लंबाई के साथ साथ उनके भार में वृद्धि होती है तथा उनका सीना और कंधे थोड़े चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों के शरीर में भी लंबाई और भार में परिवर्तन होते हैं। अन्य परिवर्तन भी होते हैं, जैसे स्तनों का विकास। आवाज में परिवर्तन भी होता है भाई। किशोर वय लड़कों में वाक तंत्र में वृद्धि होने से उनकी आवाज भी भारी हो जाती है। वाक यंत्र हमारे गले में स्थित एक संरचना है जो हमें बोलने में सहायता करती है। इस वृद्धि को गले के क्षेत्र में एक उभार के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे कंठमणि मानी एडम एप्पल कहते हैं। यद्यपि यह सभी व्यक्तियों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। किशोर वय लड़कियों में वाक यंत्र विकसित होता है, परंतु वह लड़कों के वाक यंत्र जितना बड़ा नहीं होता, जिससे उनकी आवाज में बहुत कम परिवर्तन होता है। शरीर के विभिन्न भागों में बालों का दिखना। लड़के और लड़कियां दोनों अपने शरीर के विभिन्न भागों जैसे बगल में और जंघन में क्षेत्र में बालों की वृद्धि का अनुभव करते हैं। लड़कों में प्राय चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जो बाद में उनके वयस्क होने की और अग्रसर होने पर दाढ़ी मूंछ में परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ लड़कों में सीने और पीठ पर भी बाल विकसित हो सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लड़कों में बालों की स्पष्ट वृद्धि नहीं होती है। बालों के आने के स्थान और समय में भिन्नता होना पूर्णतः सामान्य है। मानिए सामान्य है। चेहरे पर त्वचा में परिवर्तन। ठीक है, जरा समझिएगा। ऊपर यहाँ पे दिया है कि शरीर के विभिन्न भागों में बाल आना। शरीर के विभिन्न भागों में बाल आना, एक है आवाज में परिवर्तन। तो पहला है आवाज में परिवर्तन, और एक हो रहा है शरीर की संरचना में परिवर्तन है, भार एवं वृद्धि में बली, है ना। तो भार भी बढ़ जाता है और बल भी वृद्ध हो, मतलब ताकत भी आना प्रारंभ हो जाती है बच्चों के अंदर। ताकत का मतलब यह नहीं कि शरीर में बल आना प्रारंभ होने लग जाता है। दूसरा आवाज में परिवर्तन, मानी जो कंठ है उसमें वृद्धि हो जाती है, लड़के और लड़के दोनों में ही, तो इनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। शरीर के विभिन्न भागों में बाल आना, जैसे दाढ़ी मूछे आना। ठीक है, दाढ़ी मूछे आना, कांख के अंदर बाल आना, और जो जननांग अंग है, जननांग का मतलब है कि जो लड़के हैं उनके जनन अंग के पास में बाल आना, लड़कियों के भी जननांग के अंग के पास में बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं इसी एज के अंदर। ठीक है, और शरीर के अंदर जो हार्मोन है ना, मानी जो जनन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, उनमें परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है कि चेहरे की त्वचा में परिवर्तन हो जाता है। मानी जो चेहरे की त्वचा है वो तेलीय हो जाती है, उसमें मुहासे निकलना मानी कीलें निकलना प्रारंभ हो जाती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था के वर्षों में होने वाले एक अन्य परिवर्तन है एक्नी नामक त्वचा संबंधी स्थिति है, जिसमें छोटे लाल मुहासे दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः चेहरे पर दिखाई देते हैं। एक्नी किशोरावस्था में त्वचा से होने वाले तेलीय स्रावों के बढ़ने के कारण होता है, जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध करके संक्रमण कर सकता है। एक्नी एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुहासे होना उसकी अभिव्यक्ति है, मानी मुहासे होना प्रारंभ हो जाता है। आगे स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि हमें क्या क्या याद रखने हैं। क्या क्या देखो, परिवर्तन चाहे लंबा या कद में हो,
आवाज में हो अथवा चेहरे पर बालों में हो, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न व्यक्तियों में इनके परिवर्तनों का समय, उसकी प्रकृति और उसकी मात्रा अलग अलग होती है। यह भिन्नताएं पूर्णतः सामान्य है। प्रत्येक व्यक्ति किशोरावस्था का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास की दर के अनुसार करता है। इसकी अवधि भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये 12 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है ना। हो सकता है किसी विद्यार्थी की उम्र में 11 साल में हो जाए, किसी की 12 साल में, किसी का 10 साल में ही हो जाए प्रारंभ। इट्स डिपेंड ऑन बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पर ये क्या होते हैं, परिवर्तित तो होते हैं। क्या होते हैं, ये परिवर्तित तो होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझ गए हैं, विशेष रूप से ऐसे परिवर्तनों को जो सरलता से दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं जैसे आवाज में परिवर्तन, लड़कों में चेहरे और सीने पर बालों का उगना और लड़कियों में स्तनों का विकसित होना की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सम्मिलित नहीं है, परंतु ये विशेषताएं स्त्रियों और पुरुषों के मध्यांतर करने में सहायक होती है। इस कारण ये द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कहलाती हैं। द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं वे प्राकृतिक संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि शरीर वयस्क अवस्था के लिए तैयार कर रही है। ये यौनारंभ को चिन्हित करती है। यौनारंभ वह अवस्था है जिसमें किशोर के शरीर में बाह्य और आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जिनसे वह जनन करके सक्षम वयस्क व्यक्ति में परिवर्तन हो जाते हैं। मानी जो सक्षम व्यक्ति हैं उनमें परिवर्तन हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, और जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तनों के बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं और चर्चा करते हैं कि ये परिवर्तन क्या हैं जो जनन क्षमता को इंगित करते हैं। जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन। किशोरावस्था की पहचान न केवल शरीर रूप से परिलक्षित परिवर्तनों द्वारा होती है, अपितु आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा भी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन जनन में सम्मिलित विभिन्न संरचनाओं की परिपक्वता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही क्रमिक रूप से इन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और ये परिवर्तन बड़े होने के सहज स्वाभाविक भाग हैं। किशोरावस्था लड़कियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। आवर्तक चक्र मानी ऋतु चक्र का आरंभ है। यह प्रति 28 से 30 दिन में होता है। इसे प्रचलित रूप से महामारी मानी पीरियड्स कहते हैं। अब आप इसके बारे में समझ लीजिए ये है क्या। जब लड़कियां 12 से 13 साल की उम्र में प्रवेश करती है, या इससे पहले या इसके बाद भी हो सकता है, तो जो माताएं हैं या बहनें हैं उनकी बॉडी में एमसी आना प्रारंभ हो जाता है, मानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं इसे हम। वैसे आजकल नॉर्मल भाषा में एमसी बोलते हैं। पुरानी जो पहले के जो लोग हैं उसे आवर्तक चक्र कहते थे, या ऋतु चक्र कहते थे, या रंजोधर्म भी कहते थे। रंजोधर्म भी कहते थे या मानसिक धर्म भी कहते हैं, काफी सारे नाम हैं इसके। ये जो है 28 से 30 दिन में हर बार रिपीट करता है। हर 28 से 30 दिन में जो है हर बार रिपीट करता है, क्योंकि 28 से 30 दिन के अंदर इसके जो माताएं या बहनें उनके गर्भावस्था में
जो अंडे उत्सर्जित होते हैं, जो अंडे उत्सर्जित होते हैं उनकी सफाई होती है। ठीक है, उनकी सफाई होती है मानी वो बाहर निकलते हैं। तो इसी चक्कर को हम रंजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रंजोधर्म कहते हैं। एक मिनट, चलिए बच्चों वापस से करते हैं क्लास को स्टार्ट। और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। मैं समझा रहा था आपको कि जो अपनी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके प्रत्येक 28 दिन के बाद एक अंडा का उत्सर्जित होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये 28 तारीख ने मानकर मैं मान लेता हूँ 28 तारीख को एमसी आना है। ठीक है, तो इसके से ठीक 14 दिन पहले, लगभग 13 से 14 दिन पहले अंडे का उत्सर्जन होता है। जब अंडा जो है अंड निषेचित नहीं होता है किसी शुक्राणु द्वारा, तो वो 28 दिन बाद खराब होकर जो गर्भाशय है उससे बाहर आने लगता है और ये ब्लड के रूप में आता है। इसे ही बोलते हैं एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो ये अंडे भी प्रत्येक 28 दिन से 30 दिन के बाद ही उत्सर्जित होते हैं, है ना। लेकिन ये 28 हर मान लीजिए हर महीने की 14 तारीख को ये अंडे उत्सर्जित हो रहे हैं, तो 28 से 30 तारीख को ये बाहर निकलेंगे 14 दिन या 15 दिन बाद। ठीक है, ये ब्लड के रूप में निकलेंगे और उस ब्लड के रूप में गर्भाशय की जो निकलना का मतलब है यहाँ पे सफाई होना। ठीक है, क्लीनिंग होना, तो वहाँ क्लीनिंग होती है तो उसकी वजह से ये बाहर आता है। आगे चलिए, अधिक हो सकता है ऋतु चक्र एक प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रिया। ध्यान रहे, ये कोई बेकार प्रक्रिया नहीं है, ये अपने शरीर का पार्ट है, अपनी बॉडी का पार्ट है और अपने शरीर की सफाई होना बेहद जरूरी है। इसीलिए अपने शरीर का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह अच्छे जनन स्वास्थ्य के संकेतों में से एक है। चक्र का वह चरण जिसमें शरीर से रक्त स्राव होता है उसे हम मानसिक धर्म कहा जाता है। इस चक्र की अवधि 3 से 7 दिनों तक हो सकती है, माने 3 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है और मैक्सिमम 7 दिनों तक हो सकती है, जिसमें स्टार्टिंग में थोड़ा तेज हो सकता है, फिर धीरे धीरे डाउन चला जाता है। आगे बोल रहा है कि कुछ लड़कियों को इन दिनों में पेट के निचले भाग में दर्द या कष्ट का अनुभव हो सकता है। ठीक है ना, थोड़ा सा दर्द फील हो सकता है अपनी बहनों को। सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु के मध्य मानसिक धर्म स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है। मानी कभी कभार तो 45 वर्ष से पहले ही बंद हो जाता है, या फिर जब वो अंडे खत्म हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, जो किसी स्त्री के जीवन में जनन क्षमता के अंत को निश्चित करता है। अगर जिस दिन ये पीरियड आना खत्म हो गए, समझो वह महिला अब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, चलते हैं आगे। मानसिक धर्म के बारे में मिथकों को तोड़ना। देखो, मानसिक धर्म जब भी आता है तो काफी सारे इसके मिथक हैं। मिथक का मतलब है भ्रांतियां हैं जो लोग अपने 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 समाज के अंदर पाल रखे हैं, बिना मतलब में पाल रखे हैं। ठीक है ना, बिना मतलब में क्या कर रखे हैं, पाल रखे हैं। ऐसे मिथक समाज के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हमारी सोच इतनी बेकार हो चुकी है इस समाज के अंदर कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते। ठीक है ना, एक जो प्राकृतिक चीज है उससे भी हम भेदभाव करने लग जाते हैं। तो ऐसा है कि मानसिक धर्म के विषय में अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिनसे लड़कियों को प्राय अनावश्यक डर, लज्जा, यहां तक कि अपराध का बोध भी होता है। इन धारणाओं ने कुछ मिथकों का मतलब होता है भ्रांतियों का, वर्जनाओं को जन्म दिया। ऐसे मिथकों और वर्जनाओं को ऋतुस्राव लड़कियों को अन्य परिजनों से अलग रखना दुर्भाग्यवश आज भी समाज में प्रचलित है। मानसिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इन मिथकों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मानसिक धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके हम महिलाओं के अच्छे जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता को
समझने में समाज की सहायता कर सकते हैं। और महिलाओं के द्वारा एक स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की दशा में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। क्या सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। काफी सारे जो मिथक हैं वो हट जानी चाहिए समाज से, उनका कोई औचित्य नहीं है ना। औचित्य का मतलब है कि जैसे कि जब एमसी आते हैं किसी भी माँ या बहन के, तो उस परिवार के जो लोग हैं उस बहन को ये मानते हैं कि इसको खाना बनाने से दूर रखा जाना चाहिए, रसोई से दूर रखा जाना चाहिए, और जब तक वो आता है तब तक कहीं जाने आने नहीं देते हैं, थोड़ा दूर ही रहे, घर के अंदर ही रहे। काफ़ी सारे ऐसे मिथक हैं, मिथक चीज़ें हैं, मिथक बातें हैं जो माता पिता या फिर जिनके प्रॉब्लम होती है उनको बहुत लज्जा फील होती है जब ऐसी प्रॉब्लम होती है। किशोर अवस्था केवल शारीरिक परिवर्तनों या जनन क्षमता से संबंधित परिवर्तनों के बारे में ही नहीं, अपितु इसमें संवेगात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। आइए हम इन पर चर्चा करें। किशोरावस्था में संवेगात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन, ठीक है ना। किशोरावस्था में संवेगात्मक और व्यवहारात्मक क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। कुछ समय लेकर सोचिए और बताइए कि क्या आपके और आपके साथियों के संवेग में और व्यवहार में विगत 1 या 2 वर्षों में से कोई विशेष परिवर्तन आया। ये परिवर्तन रोमांचक, भ्रामक अथवा दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। आइए हम तालिका 6.2 में परिवर्तन कर कुछ ऐसे संवेगात्मक परिवर्तनों और उनके कारण का व्यवहार में होने वाले संभावित प्रभावों एवं सकारात्मक वृद्धि विकास के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। ठीक है। संवेगात्मक परिवर्तन, व्यवहार पर उनके संभावित प्रभाव अथवा सकारात्मक वृद्धि और विकास के प्रकार। ठीक है, आइए करते हैं चर्चा इन बिंदुओं पर। एक है मुख्य संवेदनात्मक परिवर्तन, जैसे मनोदशा में बारंबार परिवर्तन आ रहा। मनोदशा का मतलब है हमारी मनोदशा ना बार बार बदलती रहती है और फालतू की चीज़ें सोचने लग जाती है। अब जैसे हम समझे कि व्यवहार से प्रभावित हो सकता है, संगीत सीख लेना, नृत्य या खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी लेना। फिर सकारात्मक वृद्धि विकास क्या हो जाएगा, ये तो व्यवहारात्मक है। ये है आत्मन्वेषण, ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होना जो रचनात्मक और नवाचार को जन्म दे सकती है। ठीक है। आगे प्रबल संवेग के अंदर आता संवेदनशीलता में वृद्धि हो जाती है और दया भाव और सामाजिक कार्यों में भागीदारी। ठीक है, और भी काफी सारे प्रयास हो सकते हैं। आगे हम इस तालिका के बारे में अपने किशोरों में विविध व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाया होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि किशोर अवस्था में प्राय बाल्यावस्था की तुलना में संवेग अधिक प्रबल होता है। ये संवेग उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जैसे वंचितों और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने हेतु सामाजिक पहल करना या उसमें सम्मिलित होना, नए क्षेत्रों में गहरी रुचि विकसित करना। यह समझना कि हमारे संवेग किस प्रकार हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करते हैं तथा ये हमें अपेक्षाकृत अधिक अच्छे विकल्पों के चयन में और परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझ कर प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था में सुखद अनुभव बनना, किशोरावस्था को एक सुखद अनुभव बनाना। ठीक है, किशोरावस्था की यात्रा एक अनूठा अनुभव है। जीवन की इस अवस्था के दौरान अत्यधिक जिज्ञासा, उत्तेजना हमें अपने या अपने आसपास की लगभग सभी वस्तुओं या घटनाओं या परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। अच्छी आदतें, सोच समझकर लिए गए निर्णय, कुछ छोटे कार्य किशोरावस्था के समग्र स्वास्थ्य पर सशक्त सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आइए इनके विषय में जानें।
पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति। कक्षा 6 के अध्याय में उचित आहार, स्वास्थ्य शरीर का आधार में आपने स्वास्थ्यवर्धक आहार की आवश्यकता के विषय में सीखा। वृद्धि और विकास का काल होने के कारण किशोरावस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। अतः इस समय पौष्टिक आहार का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है ना भाई, अपने शरीर के अंदर काफी सारे परिवर्तन होंगे, शरीर भी बड़ा हो जाएगा, तो पोषण भी तो पूरा पूरा चाहिए। समुचित वृद्धि और खेल के मैदान में अपेक्षाकृत अच्छे प्रदर्शन के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। केवल यही नहीं, हमें पर्याप्त मात्रा में वसा, विटामिन और खनिज की भी आवश्यकता होती है। वसा भी चाहिए हमें, विटामिन भी चाहिए हमें, खनिज भी चाहिए, सभी हमें प्रॉपर मात्रा में चाहिए। किसी भी चीज की कमी हमारे शरीर को कमजोर बना सकती है। क्या बना सकती है, कमजोर बना सकती है। इसीलिए भाई खाने पीने की चीजों में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से हमें डाइट लेते रहना चाहिए। बात आ गई समझ में। अब देखो क्या क्या खाद्य जो हमें खाने चाहिए। तो देखो हमें दूध, अन्न, और अन्न को मिलेट बोलते हैं, और दही और पनीर और चीज, ये कैल्शियम, प्रोटीन और वसा से भरपूर होते हैं। ये हमें फुल खाने चाहिए। क्या अस्थियों की अष्टतम वृद्धि में सहायक होते हैं। इष्टतम वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक। फिर प्रोटीन खानी चाहिए अपने, तो प्रोटीन वैसे इन्हीं से ही मिलता है अपने। दाल और आ गई इसके अंदर, जो मिलेट आ गया ना, अन्न इसके अंदर भी आ गए। समुचित वृद्धि मानी प्रोटीन समुचित वृद्धि, बल प्राप्त करने में सहायता करना और ऊर्जा स्तर बढ़ाने में भी सहायता करना। आगे है पालक, राजमा, सूखे मेवे और किशमिश और अंजीर भी खाना चाहिए, जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। रक्त में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, पूरा रक्त रहता है। विज्ञान और समाज को भी समावेश करना है। विज्ञान और समावेश, विज्ञान और समावेश मानी किशोर वैज्ञानिक, किशोर विशेषकर हाँ, किशोर विशेषकर लड़कियां और शरीर में लौह तत्व अथवा विटामिन B12 की कमी, माने किशोर विशेषकर किशोरावय लड़कियां शरीर में लौह तत्व एवं विटामिन B12 की कमी के कारण बहुधा रक्त संबंधी स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित होती हैं। ऐसे स्वास्थ्य विकारों के बारे में पता लगाएं। हम अपने शरीर में लौह तत्व की कमी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, ऐसे सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगाएं जिनका उद्देश्य इन तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए। अब एक वैज्ञानिक से परिचय करेंगे कि अपने पास कौन सा वैज्ञानिक है। माने डोरोथी हॉजकिन, नाम है डोरोथी हॉजकिन, एक महिला वैज्ञानिक है, एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थी जिन्होंने विटामिन B12 की संरचना का अध्ययन किया था और सामान्यतः संवत 1964 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जीतने वाली तीसरी महिला बनी। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर को समुचित रूप से कार्य करने के लिए विकसित विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अधिकांश विटामिनों की तरह यह मानव शरीर में निर्मित नहीं हो सकता। यह केवल हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से प्राप्त किया जाता है। अपने शिक्षक के साथ विटामिन B12 के स्रोत पे चर्चा करें। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता। किशोरावस्था में हमें व्यक्तिगत स्वच्छता भी रखना है। ये नहीं है कि हमें किसी भी प्रकार की जो स्वच्छता है वो गंदगी बनाए रखनी है, नहीं, बिल्कुल स्वच्छ रहना है। मानी किशोरावस्था के दौरान पोषण के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वच्छता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शरीर की स्वच्छता बनाए रखना विशेष रूप से बगल और
जघन्य क्षेत्र की स्वच्छता हमें प्रभावित संक्रमणों से बचा सकती है। लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना उनके आराम और स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक होता है। मासिक धर्म स्वच्छता भिन्न उत्पादों तथा सैनिटरी पैड, जो कि चित्र में दिया गया है, प्रयोज्य वस्त्र के पैड का उपयोग करके बनाए रखी जा सकती है। मानसिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए सरकार भी लड़कियों और महिलाओं के लिए इन उत्पादों को निःशुल्क कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयत्न करती है। एक समाज के रूप में हम सभी को मानसिक धर्म की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें सैनिटरी पैड के प्रति वर्जना को कम करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। मानसिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अपना योगदान देना चाहिए। उपयोग के पश्चात सैनिटरी पैड को अखबार या कागज में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर निपटान भी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड भी उपलब्ध हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। समाज और विज्ञान और समाज के बारे में आइए चलते हैं। मानसिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अनेक पहल है। ठीक है, वैसे अपने राजस्थान के अंदर प्रत्येक जो माँ है या बहन है उनके सभी तक सैनिटरी पैड फ्री में उपलब्ध करवाती है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों को निःशुल्क अथवा रियायती दामों पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। लड़कियों को मानसिक धर्म संबंधित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं RKSK, इसका लक्ष्य किशोरों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारना है, जिसमें मानसिक धर्म संबंधित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी सम्मिलित है। इसमें साथियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ पुराने विद्यार्थी अपने नए विद्यार्थियों को इन विषयों पर जानकारी देते हैं। सुविधा सैनिटरी नैपकिन्स पहल, मानी इस पहल के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ते दामों पर जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और किशोर लड़कियों तक स्वच्छता संबंधित उत्पादों की पहुंच को सुगम बनाता है। राज्य स्तरीय पहल, माने प्रत्येक राज्य भी कुछ न कुछ पहल कर रखी है। माने कुछ राज्य सरकारों ने अपने कार्यक्रम, जैसे कि कर्नाटक में सूची योजना, तमिलनाडु में ओडिया जैसे राज्यों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स योजनाएं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण कराना है। ठीक है ना, तो सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है, काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रही है। आगे चलते हैं। माने शारीरिक गतिविधियां। अब आगे हम पढ़ते हैं कि देखो भाई, जो अपना जो शरीर है, किशोर अवस्था में हमें काफ़ी सारे खेल खेलनी चाहिए और व्यायाम भी करने चाहिए, जिससे कि अपना शरीर जो स्वस्थ रहे। माने किशोर अवस्था के समय नियमित व्यायाम करना और शारीरिक गतिविधियों भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आप नियमित रूप से व्यायाम और खेलकूद में सहभागिता करते हैं? आप किस प्रकार का व्यायाम करते हैं? इन गतिविधियों से आपका शरीर और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उसका आंतरिक बल बढ़ेगा और आपकी मनोदशा सुदृढ़ होगी। अगर हम पर्टिकुलर तरीके से अपने व्यायाम पर ध्यान दें तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अब आ गया संतुलित सामाजिक जीवन।
हम सभी समाज में रहते हैं और दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद करते हैं। हम सबको एक दूसरे के प्रति नम्र और आदरपूर्व होना चाहिए। यह सभी के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण नियमित करने में सहायता करता है। चूंकि किशोर अवस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था है जहां किशोरों को नए अनुभव होते हैं। इसमें नवीन भावनाएं उपजती है। इनमें से दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से यह सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते समय अधिक विचारशील और उत्तरदायी होना चाहिए। यह वह समय है जब किशोर अपने साथियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और उनके व्यवहार का अनुरक्षण करते हैं। आजकल बहुधा वे एक दूसरे के साथ ऑनलाइन बातचीत करते हैं, ठीक है ना। इस एज के अंदर काफ़ी लोग इधर उधर भटक जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। उपहास करना चाहिए, इसका लैपटॉप से दूर रहना चाहिए, तंग कर देना चाहिए, मिथ्या जानकारी से हमें बचना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणियों से भी हमें बचना चाहिए। साइबर उत्पीड़न हो सकता है। माने विकसित प्रौद्योगिकी ने सभी के लिए के लिए सूचना प्राप्त करने, संपर्क करने और वार्तालाप करने, संपूर्ण सूचना साझा करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। हमें सभी के सामूहिक कल्याण हेतु इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग सोच समझकर और दायित्व बोध के साथ करना चाहिए। सामान्यतः हम जानबूझकर या अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग असावधानी पूर्वक करते हैं। अपने से बड़े और शिक्षकों के मार्गदर्शन से हम इन प्लेटफॉर्म्स का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी अपने पास प्लेटफॉर्म हो, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर और कोई डिवाइस, जब भी हम उनका उपयोग करें तो थोड़ा हमें सावधानी बरतनी है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। तो भाई हमें अपनी सावधानी को बनाए रखना है, बेहद ज़रूरी है। चलते हैं। साइबर उत्पीड़न। साइबर उत्पीड़न का मतलब क्या है कि साइबर उत्पीड़न में भ्रामक संदेश भेजकर, झूठी अफवाहें फैलाकर अथवा बिना किसी अनुमति के व्यक्तिगत जानकारी साझा करके दूसरे को परेशान करने के लिए फोन, कंप्यूटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग समय लेता है। तथापि यदि कोई आपको उत्पीड़ित करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप भयभीत अथवा असहाय महसूस न करें, अपितु समझदारी से काम लें तथा अपने माता पिता और शिक्षकों से सहायता लीजिए। इसके अतिरिक्त कोई भी फोटो ऑनलाइन अपलोड करते समय अथवा अपरिचित के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अपने को सावधान रहना चाहिए। आगे आ गया है अपने पास उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व सोशल मीडिया व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के विषय में पोस्टर अथवा प्रचारक पत्र के आंकलन के लिए समूह में कार्य कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को समूह में कार्य करना है, बताना सोशल मीडिया संबंधित अनुपालन क्या करें और क्या नहीं करें। तो सम्मान पूर्वक क्या करना है, सम्मान पूर्वक और दयालु बने रहिए। फिर नहीं करना है, व्यक्तिगत फोटो अपने अपरिचित या ऑनलाइन मित्रों के साथ साझा न करें। पोस्ट करने से पहले सोचें और निजता की सुरक्षा रखें। पोस्ट करने से पहले सोचना है और निजता के मतलब है कि अपनी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनको बचाए रखना है। हानिकारक पदार्थों से बचाना, ना कहना। कुछ लोग जिनमें आपके सहपाठी भी सम्मिलित हो सकते हैं, वे आपको हानिकारक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल यहाँ तक कि जीवन के लिए घातक अवैध ड्रग्स का सेवन करने के लिए भी उकसा सकते हैं, फुसला सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं अथवा दबाव बना सकते हैं। चूंकि किशोर अवस्था में जिज्ञासा और उत्तेजना होती है,
उत्तेजना होती है, तो किशोर इस प्रकार की व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होकर उन पदार्थों का सेवन करने का प्रयास कर सकते हैं। ये पदार्थ न केवल शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अपितु इनकी आदत लत हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि यह एक बार व्यक्ति जब इनका उपयोग करते हैं तो उन्हें बार बार इसका सेवन करने की तीव्र इच्छा होती है। वे नियमित रूप से इसका सेवन करने लगते हैं। मादक पदार्थों की लत, इसे ही क्या कहते हैं, मादक पदार्थों की लत। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो ऐसा दिखेगा और कोई व्यक्ति खत्म है तो ऐसा दिखेगा। मतलब आज जो कोई भी नशे का आदी है उसमें संभवतः एक बार में इसकी शुरुआती होगी, एक बार इससे शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद में नशीले पदार्थों को बार बार पहली बार और हर बार ना कहें। ठीक है, मानी पहली बार भी ना कहें और नशीले पदार्थ को पहली बार और हर बार ना कहें। अगर कोई भी आपसे पहली बार भी कहता है कि भाई एक बार ले ले, एक बार ले ले बेटा, अगली बार तो मत लेना भले, बस वो एक बार आपने ले लिया वही आपको लत लगा देगा और आप फिर मानेंगे नहीं। ठीक है ना। तो बिल्कुल स्वस्थ शरीर के लिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है तो भाई साहब नशे को तो बाय बाय कहना ही पड़ेगा। अगर हम नशे को बाय बाय नहीं कहेंगे तो अपना शरीर अपने को गुड बाय कह देगा एक समय में, और समय से पहले गुड बाय कह देगा। तो इसीलिए हमें समय से पहले बिल्कुल भी गुड बाय नहीं कहना है और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है। ठीक है ना भाई, अपने शरीर और स्वास्थ्य को क्या करके रखना है, बनाए रखना है। चलिए करते हैं आगे और पढ़ते हैं। आगे चलते हैं और मादक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्या जैसे श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है, माने अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, स्मरण शक्ति का क्षय होता है, माने याद रखने की जो शक्ति है ना वो कमजोर हो सकती है, फेफड़ों की क्षति, फेफड़ों की क्षति सेवन किए गए पदार्थ पर निर्भर करती है। स्वस्थ रहने के लिए पदार्थों का उपयोग करने से हमें पूर्णतः बचना चाहिए। इसके स्थान पर स्वस्थकारी पदार्थों का चयन करना चाहिए। इसके लिए आपका आत्मविश्वास बनाए रखना और अपने निर्णय पर अडिग रहना महत्वपूर्ण है। इस व्यसन से मुक्ति पाने का प्रथम चरण है परिवार। परिवार अपने मित्रों से सहायता और माता पिता और शिक्षकों जैसे विश्वसनीय लोगों से बात करना। ठीक है ना, अगर आपके परिवार है उनसे चर्चा कीजिए। अगर कोई आपको जोरी से खिलाना चाह रहा है तो अपने माता पिता, परिवार और गुरुजनों के बारे में उससे चर्चा करें कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इस प्रकार की परिस्थितियों को निपटाने के लिए परामर्श ले सकते हैं। चिकित्सकीय सलाह लेने भी सहायक हो सकता है। याद रखिए कि आपका स्वास्थ्य, आपका भविष्य आपके हाथों में है। अपना मार्ग समझदारी से चुने। विज्ञान और समाज आ गया नशा मुक्त भारत अभियान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आरंभ किया गया है। इसका मंतव्य जनसाधारण तक पहुंचना और युवा, महिलाओं और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से मादक पदार्थों के सेवन से बचने संबंधित जागरूकता फैलाना। इसमें कम आयु के बच्चों को मादक पदार्थ का सेवन करने से रोकने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। मादक पदार्थों के व्यसनों से निपटने के लिए व्यसनकारियों को व्यसनों को त्याग करने में सहायता हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान सहायता केंद्र सेवा जो नंबर है वो रखा है 14446 ये नंबर है। इनसे भी आप क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आगे चलते हैं और किशोर अवस्था के संदर्भ में और क्या प्रश्न है आपके पास वो भी पूछ लेते हैं।
अब हम किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के विषय में जान गए हैं। दायित्वपूर्ण रूप से इस स्थिति से निपटने के विषय में भी जान सकते हैं। अपितु मुझे आश्चर्य है कि इस अवस्था में ये परिवर्तन होते हैं। चलिए, बहुत आश्चर्य है मुझे भी खैर मैं इस अवस्था से गुजर चुका हूँ तो मुझे पता है ना, क्या काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। हमें भी इस अवस्था में एंजॉय करना चाहिए, ठीक है ना। बस ध्यान रहे, अगर किसी भी चीज़ जो चीज़ अपने समझ नहीं आ रही है, अपने माता पिता और गुरुजन से उसका क्या कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए उसके बारे में। किशोरावस्था से में हमारे शरीर में हार्मोन नामक रसायनों के उत्पादन के कारण मानसिक धर्म और यौनारंभ के लक्षणों सहित अनेक परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर के प्रकार्यों सुनिश्चित करते हुए शरीर की वृद्धि विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन शरीर के अलग अलग अंगों में उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क द्वारा संकेत दिए जाने पर अनुक्रिया स्वरूप उपयुक्त समय में निर्मुक्त होते हैं। इसके साथ ही कुछ हार्मोन मनोदशा और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जागरूक बने रहने एवं आवश्यक होने पर सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने और सही निर्णय लेने से आप अपने भावी जीवन के लिए सुदृढ़ नींव का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था और इसमें कुछ थोड़ा सा सारांश है। सारांश वही है जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, उसी में से सारांश है। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर इसके एक साथ लेकर आएंगे, सॉल्यूशन इसका जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। खैर ये 2026 के न्यू सेशन मार्च में ख़त्म हो गया एग्जाम, अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस बार अपना सेशन प्रारंभ हो जाने वाला है जल्दी ही, ओके, राजस्थान के अंदर भी। इससे पहले इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अभी ये छठा चैप्टर है, इसके अंदर 6-7 चैप्टर और बचे हैं, वो हम आपको जल्द पूरे करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।